हाय एवरीवन। तो पहले मैं अपने बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं। तो मैंने इस साल एसएससी सीजीएल में मेरा ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और एनटीपीसी के थ्रू मेरा सीसीटीएस में सिलेक्शन हुआ है और आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू मेरा पीएनबी क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। इस सब का स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा दूं। जैसे कि ऐसे आप देख सकते हो कि 2870 रैंक आया है पोस्ट B33, जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए है। ये सीजीएल का रिजल्ट है। और ऐसे ही आप बैंक का भी देख सकते हो। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक मुझे मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये आप आरआरबी बिलासपुर का पीडीएफ खोलोगे तो यहाँ पे आप अगर मेरा रोल नंबर डालोगे तो आ जाएगा। इससे मुझे सीसीटीएस का पोस्ट मिला है। तो ये था मेरा इस बार 3 एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हुआ है। और IBSCIO में मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस भी हो गया था, लेकिन जो इंटरव्यू था वो उसमें मैं किसी पर्सनल रीज़न से नहीं दे पाया था। और IB सिक्योरिटी असिस्टेंट में भी मेरा प्री हो गया, मेंस हो गया। और इंटरव्यू अगले मंथ 20 जून को है, जो कि मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और CHSL में भी वही प्रीलिम्स हो चुका था, लेकिन मेंस मैंने जानबूझ के छोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरा सिलेक्शन हो चुका था तब तक। और यहाँ पे CBSE सुपरिटेंडेंट में भी मेरा प्री मेंस टाइपिंग सब हो गया, लेकिन फाइनल PDF में नाम नहीं आ पाया। और इन दोनों में भी प्रीलिम्स तो हुआ, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये था मेरे बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो आज का वीडियो है ये मैंने कैसे किया, इतने सारे एग्ज़ाम्स मैंने कैसे क्लियर किया और वो क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण ये सब पॉसिबल हो पाया। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, वो है सिलेबस और PYQ। ठीक है। तो पहला चीज़ जो आपको करना है किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले, जो सबसे पहला चीज़ है जो आपको करना है, वो उसका सिलेबस और PYQ को देखना है कि भाई उस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है। और कम से कम उस एग्ज़ाम का 5 साल का PYQ आपको देखना है। ठीक है। इससे आपको ये पता लगेगा कि किस टॉपिक का कितना टाइम देना है। ये नहीं कि आप ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिससे क्वेश्चन ही नहीं आता है और आप उसको पढ़े जा रहे हो, काफ़ी टाइम दे दिए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं CGL का एग्जांपल देता हूँ। CGL के मेंस में स्टैटिस्टिक्स से ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। वैसे ही मेंसुरेशन 3D से ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने चीज़ों को एनालाइज किया हुआ है कि हाँ यार, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आता है और मुझे इस टॉपिक में इतना टाइम देना है। तो जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसे ही आपके पास हर टॉपिक का वेटेज होना चाहिए कि हाँ, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आता है और मुझे इस टॉपिक को इतना डीप में पढ़ना है, इतना टाइम देना है। किसी टॉपिक से मान लो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे उसमें ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल होना चाहिए। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है टीचर सिलेक्शन। भाई मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि हाँ यार, मुझे मान लो एक बार को CGL का प्रिपरेशन करना है या UPSC का प्रिपरेशन करना है, तो उसके बाद आ जाता है कि मुझे किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है। मान लो कोई सब्जेक्ट आपको कितना समझ आ रहा है और उसमें आपका कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ये सारी बातें डिपेंड करता है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हो। अगर आपको कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, मान लो मैं मैथ ही पढ़ रहा हूँ और मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल टीचर का भी है। हो सकता है मैंने एक गलत टीचर चूज़ किया हो। तो आपको बड़ा ध्यान से टीचर को सिलेक्ट करना है और इस बात पे नहीं जाना है कि यार ये टीचर का मार्केट में बड़ा नाम है, मैं इससे पढ़ लेता हूँ, सब हर कोई इसी से पढ़ रहा है तो मैं भी इसी से पढ़ लेता हूँ। नहीं, आपको अगर जिस भी टीचर से समझ में आए ना, वहाँ से पढ़ लो। जहाँ से जो ज्ञान मिले वहाँ से लपेट लो यार। ये नहीं करना है कि अब मान लो गगन प्रताप सर बड़ा फेमस है मैथ के लिए। ठीक है।
मैथ सीजीएल के लिए स्पेशली फेमस है मैथ में। तो अब फेमस हैं तो मुझे भी इसी से पढ़ना है, या किसी टॉपर ने पढ़ा था तो मुझे भी इन्हीं से पढ़ना है, नहीं। अगर आपको इनसे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो मत पढ़ो, ठीक है। या फिर हो सकता है जीएस आपको परमार सर से पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो मत पढ़ो, किसी और को देखो, ठीक है। तो मेरा यही कहना था। तो मान लो इसमें मैं एक चीज़ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मैंने मैथ का प्रिपरेशन किया था सीजीएल के लिए, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले राकेश यादव सर से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने आदित्य रंजन सर से भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन दोनों से तो मेरा एक बेस बन गया था। एंड देन मैं गगन प्रताप से भी पढ़ा, देन मैं उसके बाद भूतेश सर से भी पढ़ा, ठीक है। और जब इन सब से पढ़ लिया तो लास्ट में अविनाश सर से और शुभम जैन सर से भी पढ़ा था। तो मेरा कोई फिक्स रूल नहीं था कि मुझे राकेश यादव सर का ही फ़ैन बनना है, या गगन सर का ही फ़ैन बनना है, या अभिनय सर का ही फ़ैन बनना है। यार मुझे जो टॉपिक जहाँ से समझ में आ रहा था मैं वहाँ से पढ़ रहा था। ये भी कोई फिक्स नहीं है कि मुझे एक ही टीचर से पढ़ना है। अगर मान लो कोई टॉपिक आपको, मान लो इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है आदित्य रंजन सर ने, मुझे अच्छा लगा पढ़ने में, तो मैं ये इनसे पढ़ लेता था। शुभम जैन सर से एक रेस करके टॉपिक है, वो मैं उनसे कर लेता था। गगन प्रताप सर से ज्योमेट्री पढ़ लिया था। तो हर टॉपिक के लिए मेरे पास अलग टीचर था। मैं किसी भी टीचर का फ़ैन नहीं था यार, मुझे बस यही टीचर अच्छा लगता है मैं इसी से सारा टॉपिक पढ़ूंगा, नहीं। मुझे जहाँ से जो मिल गया मैं वहाँ से पढ़ लेता था, ठीक है। अब तीसरा चीज़ जो है वो है, तीसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वह है नोट्स बनाना और रिवीजन। नोट्स और रिवीजन का क्या रोल है, देखो। नोट्स बस उन्हीं सब टॉपिक्स का बनाओ जो तुम्हें याद नहीं हो रहे हैं, जो तुम्हें याद नहीं हो रहे हैं। हर चीज़ का नोट नहीं बनाना है, ठीक है। पता चला कि तुम नोट बनाने में ही काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आजकल तो हर चीज़ का पीडीएफ आ रहा है। अब इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, उनको तुम थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। मान लो 1.5x में देख लो, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स जितना मिनिमम हो सके उतना ही बनाओ। ऐसा बनाओ कि यार बिल्कुल भी बिल्कुल ही कोई टॉपिक तुमको याद नहीं हो रहा है तो उसको तुम एक जगह नोट बना के उसको तुम रोज़ डेली का देख लिया करो, ठीक है। नोट्स का तो यही हो गया। और रिवीजन का क्या करना है कि तुम जितना बार रिवाइज कर सकते हो, जितना बार तुमसे हो पाए उतना बार रिवाइज करना है, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो है रट्टाफिकेशन। अब तुम बोलोगे कि यार ये कौन सा लॉजिक हुआ, हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि रटना बहुत बुरा चीज़ है, बहुत ही बुरा चीज़ है रटना। तो देखो, ये इंडिया है और यहाँ का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, या पता नहीं इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी सेंसस आएगा, सेंसस का रिपोर्ट, हो सकता है ये 160 करोड़ निकले। इतने बच्चों में तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और जब तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना तो वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं होता है कि अब हम सोच रहे हैं। वहाँ पे मान लो अगर मैं सीजीएल का ही एग्जांपल दूँ, और सीजीएल में भी तुम मैथ सॉल्व कर रहे हो तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30-40 सेकेंड मिलते हैं बस। अब उन 30-40 सेकेंड में तुमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसके बाद समझना भी है, और उसके बाद सॉल्व भी करना है। तो अगर तुम यहाँ पे सोचने लगोगे, फॉर्मूला को डिराइव करने लगोगे, तब तो बॉस तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, तो तुम कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो वहाँ पे रट्टाफिकेशन ही काम आने वाला है। तुम्हारे पास सारा फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। रटने के साथ साथ उसका तुम उसके पीछे का लॉजिक भी समझ लो कि भाई ये
फॉर्मूला क्यों यहाँ पे लग रहा है, लेकिन समझने के बाद उस चीज़ को अच्छे से याद कर लो, जितना अच्छे से हो सकता है याद कर लो, क्योंकि तुम एग्ज़ाम हॉल में रटा हुआ ही काम आएगा, वहाँ पे तुम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। और लास्ट जो मुझे एक चीज़ कहना था कि डिसिप्लिन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, यही तुम्हारा एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि तुम्हारा एग्ज़ाम में होगा या नहीं होगा। ठीक है, मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म चीज़ है जो कि तुमको हो सकता है 4 दिन 5 दिन, एक वीक, 10 दिन तक रहे, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो तुम्हारे साथ जो जर्नी है, हो सकता है 1 2 3 या 4 साल का जो जर्नी है, उसमें तुमको डिसिप्लिन ही मेंटेन करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन के कारण ही तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। तो ये चीज़ तो बड़ा सुनने में बड़ा फैंसी लगता है कि यार डिसिप्लिन मेंटेन करना है, लेकिन इस वर्ड को मैं एक बार को सिंप्लीफाई करना चाहूँगा कि यार मैं कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करता था। तो मेरा एक रूल था, मैं पूरे दिन को 3 सेक्टर में डिवाइड कर देता था। जैसे कि जो मेरा एक फर्स्ट फेज होता था पढ़ने का, वो सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक होता था, क्योंकि मैं थोड़ा मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे सुबह में मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करता है, हो सकता है किसी का रात में ज़्यादा दिमाग काम करता हो, तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो उस हिसाब से अपना तुम रूटीन बना लेना। ये मेरा जो रूटीन था वो मैं सुबह 6 बजे, पौने 6 बजे के आसपास उठता था। 6 बजे से मेरा कोशिश रहता था कि पढ़ना स्टार्ट हो जाए, और दोपहर के 12 बजे तक पढ़ता था। ये मेरा फर्स्ट फेज होता था। सेकंड फेज मेरा फिर वही 3 3 साढ़े 3 बजे, कभी कभी वो 4 बजे से पकड़ लो, 4 से लेकर के 6 बजे शाम तक मैं पढ़ता था। ठीक है, और जो थर्ड फेज होता था वो 7:30 से लेकर के रात के 10 बजे तक होता था। ठीक है, मैं इस बात का बड़ा ध्यान रखता था कि मान लो मेरा एक फेज बर्बाद हो गया। कभी कभी क्या होता था कि फर्स्ट फेज में मान लो कोई रिलेटिव आ गए घर पे, या कोई घर का काम आ गया, या कभी कभी क्या होता था कि मैं एक मिनी ब्रेक लेता था, उसमें थोड़ा सा यूट्यूब का वीडियोस देख लेता था, कभी कभी इंस्टाग्राम देख लेता था। तो पता चला कि यूट्यूब का वीडियो देखते देखते बहुत सारा टाइम निकल गया, तो हो सकता है मेरा फर्स्ट फेज खराब हो जाता था। ठीक है, तो जब मेरा एक फेज खराब होता था तो मैं इस बात का बड़ा ध्यान रखता था कि मेरा दूसरा और तीसरा फेज खराब ना हो। ठीक है, ये तीनों एक अलग अलग कंपार्टमेंट में बना के चलता था कि मेरा एक फेज अगर खराब हो रहा है तो उससे मेरा पूरा दिन नहीं खराब होना चाहिए। कभी कभी मेरा ऐसा होता था कि मैं मॉक देता था और मॉक में खराब स्कोर आ गया, उससे क्या होता था, बड़ा डिमोटिवेशन हो जाता था। लेकिन मैं वहीं पर डिसिप्लिन काम आता है कि नहीं यार, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, और इसका मैं असर सेकेंड या और थर्ड फेज में नहीं पढ़ने दूंगा। हो सकता था कभी कभी मेरा सेकेंड फेज खराब हो जाता था, मैं सोया ही रह जाता था। कभी कभी मेरा थर्ड फेज खराब हो जाता था, शाम में कभी कभी मान लो घूमने चले गया या फिर कोई काम आ गया, तो थर्ड फेज खराब हो जाता था। इससे मेरा पूरा दिन नहीं खराब होता था। ठीक है, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, और थैंक यू।